नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य का पहला पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा रीतिकाल समाप्त हुआ था पिछली क्लास में। आज हम लेंगे आधुनिक काल। और जैसे कि आधुनिक का अर्थ ही होता है नया, और आधुनिक काल के अंतर्गत हमारे हिंदी साहित्य में कई नई विधाएं जोड़ी गई, विधाओं के साथ साथ कई ऐसे कवि आए जिन्होंने हिंदी साहित्य में काव्य के अंतर्गत कई चीज़ों की रचनाएं भी की। जैसे कि भारतेंदु युग आया, द्विवेदी युग आया, छायावाद आया, प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविताएं आई। इन सभी के साथ साथ कई प्रकार की विधाएं जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी थी, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रिपोर्टाज, डायरी, ये सभी आधुनिक काव्य के अंतर्गत ही परिवर्तन हुए। इन्हीं के अंतर्गत लेते हुए हम आधुनिक काव्य में जो भारतेंदु युग है, और भारतेंदु युग ने अपने काव्य में कौन सी प्रवृत्तियों को अपनाया, क्योंकि जब आधुनिक काल हुआ तो आधुनिक काल से पहले ही जो मध्यकाल था, और उस मध्यकाल में कई प्रकार के भक्तिकालीन, रीतिकालीन जो काव्य प्रवृत्तियाँ थी वो मुखरित भी हुई, और मुखरित होने के साथ साथ समकालीन परिवेश के प्रति उन्होंने जागरूकता भी दिखाई थी। और इसी जागरूकता के दिखाने पर बालकृष्ण राव ने ये कहा था कि इस काल में कविता में ने सामंत दरबारों को चार दीवारी से निकालकर जनजीवन का वर्णन किया, क्योंकि इससे पहले जो राजा थे वो क्या थे, जो सामंत थे वो क्या थे, चार दीवारी तक सीमित थे। लेकिन राजकवियों ने इनके जो प्रशंसा के रूप में लिखा तो वो क्या हुआ, चार दीवारी से बाहर आए और लोगों के बीच में वह मुखरित होने लगे, और साथ ही अपने मूल्यवान प्रांगण व आमरणों को तिरस्कार करके खुली हवा में सांस ली। और साथ ही जो उनको तिरस्कृत कर रहे थे, लेकिन राजकवियों ने प्रशंसा के द्वारा उन्हें उत्साहित भी किया। राष्ट्रीय चेतना के अनप्रणीत इस कविता का प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर इस प्रकार विश्लेषण किया गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारतेंदु युग ने जो प्रवृत्तियां ली, प्रवृत्तियों के अंतर्गत उन्होंने अपने काव्य में सबसे पहले प्रवृत्ति में उन्होंने लिया राष्ट्रीय चेतना, कि हमारे राष्ट्र में किस प्रकार से चेतना आनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा जो जीवन है उसमें किस प्रकार से नव जागृति आनी चाहिए। तो राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण और अभिव्यंजना तत्कालीन कविता की प्रमुख और प्राथमिक विशेषता रही। ये क्या रही, अभिव्यंजना करना यानी कि उसको व्याख्यान करना, उसको अलग अलग तरीके से उसको समझाना। भारतेंदु का काव्य की इसी राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि पे धन विदेशी चली जात यही अति ख्यारी राष्ट्रीयता का ही परिचय देती है, कि अगर हम जो भी इसके द्वारा कमाते हैं और जो लिखते हैं वो हमारे यहाँ नहीं, यहाँ से बल्कि विदेशों में भी जाती है, तो वो हमारे लिए प्रशंसा की बात होती है। ये पंक्तियाँ भारतेंदु को पीड़ा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे बारे में, हमारे काव्य के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में हम नहीं लिखकर, और कई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ से लिखते हैं, और वो इससे धन भी कमाते हैं और अपने राष्ट्र में प्रशंसा भी पाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा ही दुखजनक होता है। इस काल के कवियों का स्वाभिमान कभी प्राचीन गौरव के स्मरण मुखरित होने लगा, तो कभी महान राष्ट्र के दैन पतन की अश्रु प्रभावित करने लगा। भारतेंदु ने विजनी विजय विजंती, प्रेम धन का आनंद, प्रताप नारायण मिश्र का महापर्व, नया संवत, राधा कृष्ण का भारत 12 मास व विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भाव से युक्त है। तो इसी को लेते हुए भारतेंदु ने जो प्रताप नारायण की है, राधा कृष्ण की है, इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, इनकी काव्य कृतियों को का भावार्थ करके उनको अलग अलग तरीके से समझाकर और उन्हें आगे बढ़ाया। इस काल के कवि की कविताओं ने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी मिलती है। क्यों कि देखो, आधुनिक काल तो आ गया था, लेकिन कोई भी समय एक साथ समाप्त नहीं होता है, उसमें पिछले समय का कुछ न कुछ अवशेष रह ही जाते हैं। तो उन्होंने राष्ट्रीय चेतना तो की कि हम में नवजागरण आना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पिछले समय का उसमें आ ही जाता है। यूँ इन देशभक्ति में किसी तरह से चाटुकारिता नहीं थी। जहाँ अंग्रेजों की प्रशंसा थी,
वहाँ देश की स्थिति का मार्मिक स्वयं लोक भी था। मतलब क्यों क्या था कि राजाओं का शासन समाप्त हो गया और शासन किसका आ गया था? अंग्रेजों का शासन आ गया। तो अंग्रेजों की तो प्रशंसा थी, लेकिन इतनी नहीं थी साथ में कि उसमें राष्ट्र जागरण भी जुड़ा था। इसी के लिए उन्होंने ये कहा कि भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से। अंदर ही सब रस चूसते हैं, अंदर ही अंदर तो सब ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन बाहरी तन से मन धन मुँह से, लेकिन बाहरी तन से बाहरी मन से ये चाहते हैं कि हम जो भी लिखे उससे हमें अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। जाहिर बातों में, क्योंकि हमारी बातों में, कवि के द्वारा कही गई बातों में, काव्य के अंतर्गत ऐसा जोश होना चाहिए कि तेज क्यों सखी साजन नाही अंग्रेज। क्योंकि उसमें तेज होना चाहिए, क्यों कि जिस प्रकार से एक सखी का जो साजन है अंग्रेज, यानी कि उस पर हुकूमत करने वाला नहीं है, तो हमारी जो भावनाएं हैं, तो भावनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे राष्ट्र को उन्नत कर सके, राष्ट्र को चेतना प्रदान कर सके। इसी प्रकार उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के अंतर्गत दूसरी प्रवृत्ति को लिया, प्राचीन और नवीन का समन्वय। प्राचीन जो मध्यकाल में चल रहा था, भक्ति काल और रीति काल के अंतर्गत उसे, और जो आधुनिक काल में नया हुआ, इन दोनों को सम्मिलित करके, समन्वय करके, इसका मिला जुला रूप करके। तो इस समय भारतेंदु योगीन कविताओं की दूसरी प्रवृत्ति प्राचीन और नवीन का समन्वय था। ये समन्वय था देश प्रेम, समाज सुधार के साथ साथ भाषा, भाव, छंद की दृष्टि से भी सामंजस्य का युग था। क्योंकि इस समय क्या था? देश प्रेम भी था, साथ में समाज सुधार, समाज में जो सुधार लाने थे, और उसमें भाषा में भी सुधार लाना था। क्यों कि उस समय की भाषा कौन सी थी? अवध, ब्रज, ये भाषाएं। तो भाषाओं में भी सुधार लाना, उन भाषाओं की सुधार से जो भाव प्रकट हो रहे थे, उनके साथ साथ उनमें जो छंद और अलंकारों की भी जो पूर्ति हो रही थी। इसी समन्वय की प्रवृत्ति के कारण इस काल के कवियों ने पुराने भक्ति कवियों की तरह भक्ति भावयुक्त पद लिखे, लीलाओं का गायन किया, रीतिकालीन की भांति नायिकाओं का नक्सिक वर्णन भी किया। भक्ति, श्रृंगार, भाषा, भाव, सुधार, उद्देश्य, प्रवृत्तियां की समृद्ध करके, मतलब कुछ नया और कुछ पुराने को लेते हुए, उनको जोड़ते हुए, उनको मिलाते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की। फिर तीसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत उन्होंने लिया जनवादी विचारधारा, यानी कि जो जनता है, जो आम जन है, वह उनकी विचारधाराएं क्या है, वो क्या चाहती है, उनके मन में कौन से विचार उत्पन्न होते हैं, उनको लेते हुए अपने कविताओं का किया। तो भारतेंदु युग की जो तीसरी प्रवृत्ति थी, जो जनवादी विचारधारा से सम्मिलित थी, ये प्रवृत्ति इस काल की कविता की विषय वस्तु शैली दोनों में देखी जा सकती है। इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए रामविलास शर्मा ने यह कहा कि भारतेंदु की जनवादी विचारधारा इन कवियों की सुधारवादी दृष्टि से भी निहित है, यानी कि वो ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ न कुछ नया सुधार हो। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में भी है कि भारतीय समाज में पुराने ढांचों से संतुष्ट न होकर मनुष्य की एकता, समानता, भाईचारे का ही साहित्य हो। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन का भी अग्रदूत रहा। वे समाज सुधार भी प्रमुख थे। वे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेशी यात्रा में भी समर्थ थे। इससे पढ़कर वह भारतीय महाजनों के पुराने पेशे सूदखोर पर भी उन्होंने कई बड़ी आलोचनाएं की, और सबसे ज़्यादा जो सर्वदा के अच्छे लोग हैं, ब्याज खाने वाले हैं, चूड़ी पहनाने वाले हैं, एक सा समझते हैं। अब आलसियों को इस आलम्बन ना हाथ हिलाना पड़े और ना ही उन्हें कोई कार्य करना पड़े, ना उन्हें हाथ हिलाना पड़े, ना पैर बैठे ठाले भुगतान कर लिया। मतलब अब उन्हें ऐसा नहीं है कि बैठे ठाले, जैसे मध्यकालीन में ये बताया गया कि मध्यकालीन में वह सिर्फ बैठे बैठे राजाओं की प्रशंसा करके, राजाओं के द्वारा उनके लिखकर, और वह कुछ न कुछ उनसे ले लिया करेंगे। लेकिन नहीं, भारतेंदु युग में यह किया गया कि पुराना तो लिया गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कुछ न कुछ ऐसा मेहनत करके, ऐसा कुछ अपने काव्य में परिवर्तन करके ही उन्हें अपनी जो धन की प्राप्ति हो सके। चौथे प्रवृत्ति के अंतर्गत उन्होंने लिया आर्थिक चेतना। तो आर्थिक चेतना यानी कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए। तो इसलिए इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया।
साथ ही स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर भी विशेष बल दिया। यानी कि स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने के साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं को भी ज़्यादा उपयोग में लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। जीवत विदेश को वस्तु लेता बिन कछु नहीं करत सकत के प्रतिपादन भारतेंदु ने प्रबोधनी शीर्षक कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की। भारतेंदु ने जो प्रबोधनी नामक कविता लिखी उसमें जो विदेशी सामग्री थी उसका बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाने का कहा गया। और इसी के साथ प्रेमधन की, आर्य अभिनंदन की, प्रताप नारायण की होली, अंबिका दत्त व्यास की भारत धर्म कविताओं में आर्थिक चेतना को स्पष्ट किया और भारत की दुर्दशा के यथार्थ का भी चित्रण किया। इस काल के कवियों ने प्राचीन भारत की समृद्धि का वर्णन करते हुए और उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी, उस समय के जो आर्थिक शोषण था, अकाल था, महंगाई थी, महामारी थी, करों का जो बोझ था, जनता जो त्रस्त थी, उनकी जो करुणाजनक स्थितियाँ थी, इन सबको चित्रित करते हुए अपने काव्य में प्रस्तुत किया। इसी के अलावा उन्होंने 5वें प्रवृत्ति के अंतर्गत भक्ति और देश अनुराग का सम्मिलित रूप लिया। भक्ति मतलब भक्ति तो की, भक्ति के साथ साथ देश अनुराग, देश के प्रति प्रेम जगाने की इनको भी सम्मिलित किया। तो इसके अंतर्गत इन्होंने देश अनुराग को मिलाकर मिला जुला रूप लेकर इस काल की भक्ति काव्य 3 रूप में मिलते हैं: निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेश अनुराग भक्ति। यानी कि निर्गुण भक्ति, ईश्वर सब जगह है, जो प्रतिरूप दिखाई दिया जाए वही ईश्वर नहीं है। वैष्णव भक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है। और स्वदेश का, अपने स्वदेश से, अपने देश से प्रेम रखो, इन भक्तियों पर जोर दिया। इनसे पहले 2 रूप की परंपरा थी। भक्ति देश प्रेम का एक ही भूमिका पर प्रस्तुत कर इस काल की मौलिकता रही। राम भक्ति की तुलना में कृष्ण भक्ति को निरूपित करने वाली रचनाएं इस काल में अधिक लिखी गई। इस काल में राम की अपेक्षा कृष्ण भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसी से प्रेरित श्रृंगार भाव को इस काल के कवियों ने पर्याप्त महत्व रचनाएं भी लिखी और श्रृंगार भाव को भी साथ लेते हुए मेरे तो साधन एक ही है, अंग नंद लाला वृष भानु दुलारी नामक भारतेंदु राधा कृष्ण के अनन्य भक्त रहे। भारतेंदु ने भी जो अपना काव्य लिखा उसमें राधा कृष्ण को अधिक महत्व दिया। अपनी भक्ति भावना को इस काल के कवियों ने कहीं ना कहीं उर्दू पद शैली में भी प्रस्तुत किया। और ढूंढा वीरा में इस दुनिया में पश्चिम से ले पूरब तक, कहीं ना पाई दिलदार प्रेम की तेरी झलक। इस तरीके से पंक्तियां लिखते हुए भारतेंदु ने अपने काव्य की रचना की और अपने देश प्रेम को व्यंजित करते हुए, अपने देश प्रेम को अलग अलग तरीके से बताते हुए स्वर भारतेंदु, प्रेमधन, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन आदि ने भी इस तरह की कविताओं की रचना की। फिर 6ठी प्रवृत्ति के अनुरूप उन्होंने लिया श्रृंगार का मौलिक रूप, यानी कि श्रृंगार रस जो रीतिकाल से चला आ रहा है उसका मौलिक वास्तविक रूप क्या है। जहाँ तक श्रृंगार का प्रश्न है, प्रताप नारायण को छोड़कर सभी कवियों में मिलता है। वह राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से श्रृंगार व प्रणय की भावना को व्यक्त करते हैं। श्रृंगार की भावना अधिकांश सभी कवियों के काव्य में मिलता है, लेकिन वह उनकी जो भावनाएं व्यक्त करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। रीतिकाल पद्धति पर नक्सिक वर्णन, षट ऋतु वर्णन, नायिका भेद वर्णन किया गया तो उस पर उर्दू कविताओं का अधिक प्रभाव पड़ा। उसमें जो प्रेम जनित पीड़ा शब्द है उसका अधिक प्रभाव पड़ा। उसी के साथ में उन्होंने अगली जो प्रवृत्ति है वो ली प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण यानी कि भारतेंदु ने भी प्रकृति को स्वाभाविक मानते हुए, प्रकृति को ईश्वर मानते हुए उसकी रचनाएं की और प्रकृति चित्रण का वर्णन एक परंपरागत वर्णन के रूप में लिया गया। वह आलंबन और उद्दीपन रूप में भी अधिक मिलता है। आलंबन और उद्दीपन जिसे कि हम महसूस कर सके, जिस प्रकृति को देखकर हम हमारे अंदर जो महसूस करते हैं, उद्दीपन करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है या बुरा लगता है उसका उन्होंने वर्णन किया। ऋतु वर्णन में ऋतु विशेष का वर्णन, नायक नायिका की मनोदिशा के व्यंजना की। जब ऋतु विशेषताएं की अलग अलग ऋतुओं के बारे में लिखा गया तो उन ऋतुओं में एक मनुष्य नायक के रूप में, प्रेमी के रूप में और प्रेमिका के रूप में उसे किस तरीके से अनुभव करता है उसकी व्याख्या की।
प्रेमधन का मयंक महिमा प्रताप नारायण की प्रेम पुष्पांजलि में प्रकृति की आकर्षण छवियाँ देखने को मिलती है। तो इसी के साथ ही ठाकुर जगमोहन ने अपनी कविता में भी जो प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य है उसका वर्णन किया, और इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों को निरीक्षित करके और जो हमारे हृदय को अच्छी लगे ऐसी कविताओं का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत और कई अन्य विशेषताएं ली गई, जैसे कि उन्होंने अपने काव्य में विशेषताओं के अलावा हास्य व्यंग प्रवृत्तियों को भी लिया गया, तो समस्या पूर्ति की प्रवृत्तियां भी ली गई, तो रीति निरूपण की प्रवृत्तियां भी ली गई, तो काव्य को अनुवाद करने वाले की प्रवृत्तियां भी ली गई। उसके लिए उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह भी कहा कि जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही दो जोए, मिटे बदन का श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। अगर इंग्लिश बोलने से ही व्यक्ति महान बनता है, तो अगर शरीर का जो श्याम रंग है, यानी कि हमारे जो कृष्ण हैं वो श्याम रंग के थे, लेकिन फिर भी वो गुणों के बहुत अच्छे थे, और अंग्रेजी बोलने वाले गोरे रंग के जो श्याम रंग को गोरा बना दे, तो हम जान सकते हैं कि हमारा जन्म सफल हो जाता है। अर्थात कि खाली इंग्लिश बोलने से, एक सफ़ेद चमड़ी होने से ही व्यक्ति महान नहीं होता है। हमारा श्याम वर्ण जो कृष्ण है वो उनसे भी अधिक महान है। उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने प्रवृत्तियों के अंतर्गत कला निरूपण सौंदर्य को भी लिया गया। भारतेंदु युग की कविताओं की कला पक्ष की प्रमुख विशेषताएं जो इस प्रकार बताई गई, जैसे कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा, गद्य के क्षेत्र में प्रमुखतः खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ब्रज भाषा की काम्यता को भारतेंदु ने सरसता से, तो जगमोहन ने प्रकृति वर्णन से देखा गया, और उसमें उन्होंने इसके अतिरिक्त लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया। तो काव्य रूप में दृष्टि से देखा जाए तो प्रधान मुक्तक काव्य रचनाएं की गई, जो कि जनवादी चेतना के कारण होली, लावनिया, गजल, सेल, मसरिया आदि के रूप में लिखे गए। तो फिर उसके पश्चात भारतेंदु युगीन कविता में प्रयुक्त अलंकार सहज और अकृत्रिम है, कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि अकृत्रिम रूप से है, जो कि भाव की अभिव्यंजना करते हैं और साथ साथ ही शैली में सरसता भी लाते हैं। इसके पश्चात इन्होंने छंदों की दृष्टि से देखा जाए तो अपने उसमें दोहे, चौपाई, रोला, सोरठा, हरिगीता, हरिगीतिका, कुंडलियाम आदि मात्रिक छंदों का भी प्रयोग किया गया। और वर्णों में देखा जाए तो वार्णिक छंदों के अंतर्गत इन्होंने कवित, सवैया, मध्यकांता, शिखरणी, वंशस्थली, वसंत तिलिका आदि का भी प्रयोग किया। तो इस तरीके से इन सभी प्रवृत्तियों को लेकर, इन सभी को मिला जुला समन्वय लेकर और भारतेंदु ने अपने काव्य की रचनाएं की, और भारतेंदु युग के कारण ही उस समय के जो अन्य कवि थे उन पे भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। और भारतेंदु कविताएं राष्ट्रीयता की प्रेरक बनी, सामाजिक चेतना की प्रसारिक जीवन के प्रति सहानुभूतिशीलता बनी, और भक्ति व श्रृंगार की समानांतर धाराओं में विभाजित आकृतिक कलाओं को पोषित करने वाली कविताओं के रूप में हमारे सामने आई। ये कविता जिसने कि राजप्रसादों को कैद से मुक्ति दिलाई, जो कि राजकवि थे और राजाओं के आश्रित होकर सिर्फ राजा की प्रशंसा के रूप में लिखते थे, उनको भी मुक्ति दिलाकर और उन्हें एक नए शीर्षक के रूप में सामने लाए, और उन्हें भी राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत जोड़ा गया, जिससे कि उनके जन जीवन के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें भी एक राजा की प्रशंसा के अतिरिक्त, राजा के राज दरबार के अतिरिक्त भी उन्हें अन्य अपने काव्यों में सम्मिलित करने का मौका दिया गया। तो इस तरीके से भारतेंदु युग ने अपने युगीन सारे कवियों को और स्वयं भी इन प्रवृत्तियों के द्वारा काव्यों की रचना की और उसमें एक नया परिवर्तन लेके आए। तो इस तरीके से हमारी जो भारतेंदु युगीन की प्रवृत्तियाँ हैं वह समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे।